डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम सुनते ही हम सबके मन में आता है संविधान के निर्माता। बिल्कुल सही है, लेकिन ये टाइटल उनकी पूरी कहानी नहीं बताता, उस इंसान के संघर्ष और उस गहरी सोच को नहीं बताता जिसने असल में आधुनिक भारत की नींव रखी। तो आइए आज उस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अम्बेडकर के जीवन के मिशन को अगर समझना है तो उसकी शुरुआत इस एक लाइन से होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस गहरी पीड़ा की आवाज है जिसे वो जी रहे थे। मतलब साफ है, जब किसी इंसान से उसकी इज्जत, उसकी गरिमा छीन ली जाती है तो उसका जीना भी मरने जैसा हो जाता है। और इसी एक अन्याय के खिलाफ उनका पूरा संघर्ष खड़ा हुआ था। किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले दुश्मन को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अम्बेडकर किस समस्या का सामना कर रहे थे, और वो थी छुआछूत की क्रूर व्यवस्था। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, बल्कि ये करोड़ों लोगों का रोज का अपमान था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ किसी को सिर्फ उसकी जाति की वजह से पानी पीने, कोई खास काम करने या यहाँ तक के बाल कटवाने जैसी मामूली चीजों से भी रोक दिया जाए। ये हर दिन हर पल का बहिष्कार था। ये खुद अम्बेडकर के शब्द हैं, और ये दिखाते हैं कि ये व्यवस्था कितनी क्रूर थी। सोचिए, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद, एक अच्छी नौकरी पाने के बाद भी ये सामाजिक कलंक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और शायद यही व्यक्तिगत पीड़ा थी जो बाद में उनके फौलादी संकल्प की वजह बनी। तो इस अन्याय की पहचान के बाद अब शुरू हुआ इंसानियत और गरिमा को वापस पाने का एक सीधा सक्रिय संघर्ष। महाड़ और नासिक में जो सत्याग्रह हुए वो सिर्फ धरने या प्रदर्शन नहीं थे। अम्बेडकर ने खुद कहा कि ये महाभारत के युद्ध से भी बड़ी लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि पांडव तो एक राज्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ लड़ाई तो इंसान कहलाने के हक को वापस पाने की थी, अपनी मानवीयता की लड़ाई। लेकिन इन आंदोलनों ने एक बहुत कड़वी सच्चाई भी सामने लाकर रख दी। ये साफ हो गया कि सिर्फ नैतिक अपील करने से या लोगों का दिल बदलने की उम्मीद करने से सदियों पुरानी ये जाति व्यवस्था टूटने वाली नहीं थी। इसे तोड़ने के लिए किसी ज्यादा शक्तिशाली औजार की जरूरत थी। और यहीं से अम्बेडकर की रणनीति में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। उन्होंने रास्ता बदला, सामाजिक सुधार से राजनीतिक शक्ति की ओर। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक रास्ता था समाज सुधार का, जो लोगों के दिल बदलने पर निर्भर था, बहुत धीमा और अक्सर बेअसर। और दूसरा रास्ता था कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का, एक ऐसी ठोस शक्ति जो बदलाव लाने पर मजबूर कर दे। अम्बेडकर ने यही दूसरा रास्ता चुना। उनका मानना एकदम साफ था, जब तक दबे कुचले समुदायों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक भला कभी नहीं हो सकता। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। और इसीलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ और उसकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने डटकर उसका बचाव किया। उनके लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये सदियों पुरानी ऊंच नीच को तोड़ने और एक नए आधुनिक राष्ट्र को बनाने का सबसे बड़ा कानूनी हथियार था। लेकिन संविधान बनाने के बाद भी अम्बेडकर जानते थे कि सिर्फ एक दस्तावेज बना देना काफी नहीं है। असली चुनौती तो उसे लागू करने में है। और इसी एक विचार के साथ उनकी चिंताएं और चेतावनियां सामने आती हैं, जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अम्बेडकर की उन 3 बड़ी चेतावनियों की जो उन्होंने भारत के भविष्य के लिए दी थी। ये एक तरह से लोकतंत्र को बचाने का मैनुअल है। पहली चेतावनी बहुत साफ थी। उन्होंने कहा, अब जब हमें आजादी मिल गई है और हमारे पास अपना संविधान है तो विरोध करने के पुराने असंवैधानिक तरीकों को छोड़ना होगा। सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, ये सब गुलामी में जायज थे, लेकिन एक लोकतंत्र में बदलाव का रास्ता सिर्फ और सिर्फ संविधान से होकर गुजरता है, सड़क पर अराजकता फैलाकर नहीं। दूसरी चेतावनी थी हीरो वर्शिप, यानी नायक पूजा के खतरे को लेकर। राजनीति में भक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी नेता को, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसे भगवान बना दिया जाए और अपनी सारी आजादी उसके कदमों में रख दी जाए तो ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लाने का सबसे पक्का रास्ता है। और ये उनकी तीसरी और शायद सबसे गहरी चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़े विरोधाभास में जी रहे हैं। एक तरफ राजनीति में सबको बराबरी मिली है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, लेकिन दूसरी तरफ हमारे समाज और हमारी आर्थिक जिंदगी में भयानक असमानता है। और अगर इस खाई को नहीं भरा गया तो ये असमानता हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की इमारत को ही गिरा देगी। तो इन सब चेतावनियों के बाद सवाल उठता है कि अम्बेडकर का भारत के लिए अंतिम विजन क्या था? वो कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे? अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने या सरकार चुनने तक सीमित नहीं था। नहीं, उनके लिए लोकतंत्र समाज के जीने का एक तरीका था। एक ऐसा समाज जो 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये तीनों सिद्धांत ये एक त्रिमूर्ति की तरह हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सोचिए, समानता के बिना स्वतंत्रता क्या करेगी? वो कुछ लोगों को ताकतवर बना देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता क्या करेगी? वो हर किसी की व्यक्तिगत पहचान को खत्म कर देगी। और इन दोनों का कोई मतलब नहीं अगर समाज में भाईचारा यानी बंधुत्व ही ना हो। इसी बंधुत्व को लेकर उन्होंने एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछा था, क्या हम सच में एक राष्ट्र हैं? उनका जवाब था, नहीं, अभी नहीं। क्योंकि एक समाज जो हजारों जातियों में बटा हो वो तब तक एक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक वो आपस में भाईचारे की भावना को न अपना ले। राष्ट्र निर्माण का काम अभी अधूरा है। तो फिर लोकतंत्र को बचाने का रास्ता क्या है? अम्बेडकर के ही शब्दों में 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, हमेशा संवैधानिक तरीकों पर चलें। दूसरा, किसी भी नेता की भक्ति में अपनी आजादी न सौंपें। और तीसरा, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से खुश न हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए भी लड़ें। उनका जो आखिरी भाषण था वो कोई अंत नहीं था, वो एक पूर्ण विराम नहीं था, बल्कि वो एक सवाल था, एक चुनौती थी जो वो आने वाली हर पीढ़ी के लिए छोड़ कर गए। और वो चुनौती ये है, ये उनकी अंतिम चेतावनी भी है। हर पीढ़ी के सामने एक चुनाव होता है, देश पहले या अपना पंथ। वो साफ कह गए थे कि अगर हमने पंथ को देश से ऊपर रखा तो हमारी आजादी दोबारा खतरे में पड़ जाएगी, और शायद इस बार हमेशा के लिए खो जाएगी। इसी एक सवाल का जवाब भारत का भविष्य तय करेगा। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के उस मूल वादे को समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि आज की जमीनी हकीकत क्या है। दोनों के बीच की जो खाई है, आज उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं।
यही वो टेंशन है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो है वो महान आदर्श जिन पर हमारा संविधान बना, और दूसरी तरफ है वो समाज जो असल में उन आदर्शों को जी रहा है, या शायद नहीं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 25 नवंबर 1949 से। ये एक ऐसा दिन था जो इतिहास में दर्ज हो गया। इसी दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया था, और ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के लिए एक चेतावनी थी और एक रोड मैप भी। इस स्रोत के मुताबिक अम्बेडकर का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आप कह सकते हैं कि ये उनके काम की वो नींव है जिस पर हमारा संविधान आज भी खड़ा है। तो सवाल यह है कि ये वादा था क्या? चलिए अब जरा उन आदर्शों पर नजर डालते हैं जिन्हें हासिल करने का लक्ष्य हमारे संविधान ने रखा था। संविधान बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि देश को 3 स्तंभों पर खड़ा करना है। पहला, आर्थिक समानता, मतलब हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमाने का बराबर मौका मिले। दूसरा, सामाजिक समानता, जहां जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो। और तीसरा, राजनीतिक समानता, जहां हर नागरिक की आवाज का वजन बराबर हो। ये बहुत जरूरी सवाल है ना? और यही सवाल हमें हमारे विश्लेषण के अगले हिस्से में ले जाता है, यानी आदर्श से हकीकत की तरफ। अब हम उस मुख्य आलोचना पर आते हैं जो इस स्रोत में बताई गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि समय के साथ जो भी सरकारें आईं, उन्होंने संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम किया है, और इसी वजह से आदर्श और हकीकत के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। यहां देखिए, एक सीधी सीधी तुलना है। संविधान का लक्ष्य था आर्थिक समानता, लेकिन स्रोत का दावा है कि हकीकत इसके ठीक उलट है। अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। और ये स्लाइड उसी दावे को और साफ करती है। स्रोत के मुताबिक देश की ज्यादातर दौलत बस कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई है, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्रोत का तर्क सिर्फ सरकारी नीतियों तक ही नहीं रुकता, बल्कि राजनीतिक दलों के अंदर क्या चल रहा है, उनकी कार्यप्रणाली पर भी गहरे सवाल उठाता है। ये एक बहुत ही जरूरी शब्द है, इसे समझना होगा, तानाशाही मानसिकता। स्रोत इस शब्द का इस्तेमाल उन पार्टियों के लिए करता है जहां सारे फैसले बस कुछ टॉप के नेता ले लेते हैं, और पार्टी के अंदर किसी बहस या असहमति की कोई जगह नहीं होती, जो कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। अब स्रोत यहां अलग अलग राजनीतिक दलों पर कुछ सीधे आरोप लगाता है। कांग्रेस के बारे में दावा है कि उसने पूंजीपतियों के फायदे वाली नीतियां लागू की, जिससे अमीर और अमीर हो गए। बीजेपी के बारे में कहा गया है कि वो तो पूंजीपतियों की सेवा में 2 कदम और आगे बढ़ गई और धर्मनिरपेक्षता की जगह हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। और जो क्षेत्रीय दल हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने भी बड़ी पार्टियों के अलोकतांत्रिक कामों में अक्सर उनका साथी दिया है। स्रोत यहां गांधी जी के 3 बंदरों का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण देता है। इसका मतलब यह है कि पूरा राजनीतिक वर्ग कुछ गलत देखने, सुनने या उसके खिलाफ बोलने से इनकार कर रहा है और असंवैधानिक काम को बेरोक टोक होने दे रहा है। ये सवाल हमें कहानी में एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ पर ले आता है। मतलब अगर जो पारंपरिक रक्षक हैं वही नाकाम हो रहे हैं, तो फिर उम्मीद कहां से आएगी? और यहीं पर स्रोत एक चौंकाने वाला तर्क सामने रखता है। अब वो उन समूहों की तरफ मुड़ता है जिनसे संविधान के सबसे बड़े रक्षक होने की उम्मीद की जाती थी, और उनकी भी आलोचना करता है। ये विश्लेषण एक गहरे विरोधाभास की ओर इशारा करता है। सोचिए कि जिन लोगों को लोकतंत्र से सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, वही लोग अपनी ही राजनीतिक पार्टियों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नहीं अपना रहे हैं। स्रोत अम्बेडकरवादी राजनीतिक आंदोलनों के अंदर की कई खास समस्याओं को गिनाता है, जैसे कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, नेताओं की नायक पूजा, और यहां तक कि बसपा में परिवारवाद की राजनीति के आरोप भी शामिल हैं। तो इतनी आलोचना के बाद स्रोत एक समाधान भी देता है, और वो इसे अम्बेडकरवादी अनिवार्यता कहता है। मतलब भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए ये एक जरूरी कदम है। यहाँ समाधान को 3 साफ साफ स्टेप्स में बताया गया है। पहला, अपने घर को ठीक करें, यानी पार्टियों के अंदर लोकतंत्र लाएं। दूसरा, उन पार्टियों से दूरी बनाएं जो अलोकतांत्रिक हैं। और तीसरा, जो भी समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक अम्बेडकरवादी समूह हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन, एक महागठबंधन बनाए। स्रोत के लिए ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि यही एकमात्र रास्ता है। उनका मानना है कि लोकतंत्र को सिर्फ लोकतांत्रिक तरीकों से ही बचाया जा सकता है, और ये जो रास्ता सुझाया गया है वो उसी सिद्धांत पर आधारित है। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये विश्लेषण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली लड़ाई चुनावों में नहीं, बल्कि उन राजनीतिक दलों की आत्मा के लिए लड़ी जा रही है जो हमारे लोकतंत्र को आकार देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो आज हम भारतीय लोकतंत्र की जड़ों पर और इसकी आज की हालत पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। और इसके लिए हमारे पास 2 कह सकते हैं बहुत अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो ऐतिहासिक भाषण 1949 का। हाँ, जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। मतलब सोचिए, वो पल जब भारत की किस्मत की उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, एक ऐतिहासिक क्षण। और दूसरी तरफ हमारे पास आज के दौर का एक विश्लेषण है। शीर्षक है डेमोक्रेटिक क्राइसिस एंड अम्बेडकराइट इम्पेरेटिव इन इंडिया। इसे लिखा है इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने। तो एक तरफ उम्मीदों से भरा अतीत है, और दूसरी तरफ कह सकते हैं चुनौतियों से भरा आज। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन दोनों को एक साथ रखकर ये समझना कि अम्बेडकर ने जिस लोकतंत्र का सपना देखा था, वो आज की राजनीतिक जमीन पर कहां खड़ा है। क्या वो सपना पूरा हुआ या कहीं खो गया है? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस दिन से, 25 नवंबर 1949। संविधान तैयार है और डॉक्टर अम्बेडकर सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, मुझे लगता है ये एक तरह से आने वाले भारत के लिए एक वार्निंग मैनुअल था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई जीत का भाषण नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला भाषण था। पहले स्रोत से ये साफ पता चलता है कि अम्बेडकर भविष्य को
देख पा रहे थे। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासों से भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। विरोधाभासों से भरी जिंदगी, इसका क्या मतलब था? उनका मतलब था कि राजनीति में तो हम सबको बराबरी दे देंगे, मतलब एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। हाँ, राजनीतिक समानता। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में वहां हम बराबरी के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच बनी रहेगी और आर्थिक तौर पर कोई बेहद अमीर होगा और कोई बेहद गरीब। तो ये एक बहुत बड़ी खाई थी। जी, और अंबेडकर की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर इस खाई को नहीं भरा गया तो राजनीतिक लोकतंत्र की ये पूरी इमारत ये ढह जाएगी। और यही चिंता, यही गूंज हमें हमारे दूसरे स्रोत में सुनाई देती है, इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के विश्लेषण में। हाँ, वो इसी बिंदु से अपनी बात शुरू करते हैं कि संविधान की आत्मा तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी थी। तो एक तरफ ये महान वादा था और दूसरी तरफ आज की हकीकत। और यहीं से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, गंभीर मोड़ लेती है। चुंबर का विश्लेषण कहता है कि अंबेडकर ने जिस इमारत की नींव रखी थी, पिछले 78 सालों में हमने उसकी दीवारों में दरारें डाल दी हैं। तो ये तो था 1949 का सपना, एक उम्मीद। लेकिन जब हम आज की जमीन पर उतरते हैं और दूसरे स्रोत को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। बहुत अलग। चुंबर का तो सीधा आरोप है कि भारत की सरकारों ने संविधान की भावना के ही खिलाफ काम किया है, असमानता को कम करने के बजाय और बढ़ाया है। जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है और स्रोत इसके लिए तर्क भी देता है। क्या तर्क है? लेखक के मुताबिक आजादी के बाद की सरकारों की नीतियां ही ऐसी रहीं कि कुछ लोग तो बेतहाशा अमीर होते गए, लेकिन गरीबों की हालत वो वैसी ही रही। नतीजा ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने के बजाय और चौड़ी हो गई। तो संविधान का लक्ष्य था बराबरी लाना, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट रही। बिल्कुल। क्या स्रोत किसी खास सरकार या पार्टी पर उंगली उठाता है? हाँ, लेखक कांग्रेस पर पूंजीपति समर्थक नीतियां बनाने का आरोप लगाते हैं। अच्छा। जिनसे उनके मुताबिक अमीरों को और अमीर बनने में मदद मिली। वो इसे संविधान की आर्थिक समानता की भावना पर सीधा हमला मानते हैं। ठीक है, तो लेखक कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके निशाने पर बीजेपी भी है। जी, और यहाँ वो इल्जाम को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो कैसे? स्रोत के मुताबिक भाजपा के शासन में देश का पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में और भी तेजी से इकट्ठा हुआ है, लेकिन नई संसद में सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना की ओर इशारा करता है। दिलचस्प, क्योंकि सेंगोल को तो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया गया था, लेकिन लेखक इसे अलग नजर से देखते हैं। बिल्कुल, लेखक के लिए ये लोकतंत्र का नहीं, राजतंत्र और तानाशाही का प्रतीक है। अच्छा। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक सोच को थोपने की कोशिश है जो देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात वो ये बताते हैं कि बाकी राजनेता इस पर गांधी के 3 बंदरों की तरह आंख कान मुंह बंद किए बैठे। कोई विरोध नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई नहीं। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक तरफ हमारा संविधान है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये कह रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां इसे चला रही हैं उनका अपना अंदरूनी ढांचा ही लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? वही तो। और यही इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। स्रोत का तर्क है कि पार्टियों के अंदर का ये तानाशाही रवैया कोई संयोग नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये उसी सामाजिक मानसिकता का नतीजा है जिसके खिलाफ अंबेडकर ने चेतावनी दी थी। यानी समाज में जो नायक पूजा या हीरो वर्शिप है, वही पार्टियों के अंदर हाई कमांड कल्चर बनकर लोकतंत्र को खोखला कर रही है। आप अंबेडकर की चेतावनी की बात कर रही हैं? उन्होंने अपने भाषण में इस बारे में कुछ कहा था? हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा था कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा तानाशाही का रास्ता खोलती है। और चुंबर का विश्लेषण कहता है कि आज भारत की लगभग सभी पार्टियों में यही हो रहा है। बिल्कुल, नेता सवाल पसंद नहीं करते, वो अपने आप को पार्टी और पर समझते हैं। तो संविधान तो सिर्फ कागज पर रह गया। एक तरह से संविधान कागज पर लोकतंत्र की गारंटी देता है, लेकिन जो लोग इसे लागू करें वो खुद तानाशाही मानसिकता के हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, समाज के अंदर। तो ठीक यहीं पर विश्लेषण और भी गहरा और विवादास्पद हो जाता है। स्रोत इस पूरे राजनीतिक संकट को भारत की सामाजिक संरचना,
खासकर हिंदू धर्म से जोड़ता है। आज हजारों सालों से एक इंसान को दूसरे से अपवित्र, अछूत और नीचा मानने को उसे सही ठहराता आया है, जो उनके हिसाब से लोकतंत्र और बराबरी के संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। जी 1 मिनट रुककर इस बात की गंभीरता को समझना जरूरी है। जी स्रोत ये कह रहा है कि भारत का सामाजिक ढांचा और राजनीतिक लोकतंत्र, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह की लड़ाई में हैं। एकदम सही। ये वही बात है जिसे अंबेडकर ने विरोधाभासों का जीवन कहा था, राजनीति में बराबरी का नाटक और समाज में असमानता की हकीकत। लेखक बस उसी चेतावनी को आज के सबूतों के साथ पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहेगा। इस पूरी तस्वीर में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को स्रोत किस तरह देखता है? स्रोत उन्हें भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ मानता है। लेखक एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर अंबेडकर भारतीय राजनीति में न होते तो भारत कभी एक लोकतांत्रिक देश बन ही नहीं पाता। ऐसा? जी, उनकी वजह से ही करोड़ों अछूत समझे जाने वाले लोगों के लिए विकास के रास्ते खुले और महिलाओं को मर्दों के बराबर अधिकार मिल पाए। वो अंबेडकर को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक क्रांति का जनक मानते हैं। तो एक तरफ अंबेडकर की ये महान विरासत है जिसने लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन यहीं पर कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। हाँ, लेखक सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की ही आलोचना नहीं करते, वो उन पार्टियों को भी नहीं बख्शते जो खुद को अंबेडकरवादी कहती हैं। और ये इस विश्लेषण का सबसे कठोर और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक ऐसी विडंबना है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या? स्रोत के अनुसार जिन अंबेडकरवादी पार्टियों को लोकतंत्र का रक्षक होना चाहिए था, उनका अपना अंदरूनी ढांचा ही लोकतांत्रिक नहीं है। क्या मतलब जिन पार्टियों से लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद की जा रही है, वो खुद उसी बीमारी से जूझ रही हैं। स्रोत तो यही कहता है। लेखक का आरोप है कि ये पार्टियां भी तानाशाही और नायक पूजा में यकीन रखती हैं। तो फिर फर्क क्या रहा? वही तो, वो एक तरह से उन्हीं ब्राह्मणवादी दलों की नकल कर रही हैं जिनके खिलाफ वो लड़ने का दावा करती हैं। लेखक उस पर परिवारवाद में फंसने का आरोप लगाते हैं। ये तो वाकई एक अजीब विरोधाभास है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी कहता है कि अंबेडकर के अपने पोते और पड़पोते तक उनकी विचारधारा के नाम पर एक होकर एक मजबूत पार्टी नहीं बना पाए हैं। सब अलग अलग, सब अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं। लेखक इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए असली खतरा बताते हैं। उनका तर्क है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी है। तो स्रोत के मुताबिक खतरा सिर्फ बाहरी राजनीतिक दलों से नहीं, बल्कि उस समुदाय के भीतर से भी है जिसे लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो एक बहुत ही कठोर और आत्म-आलोचनात्मक तर्क है। जी, और लेखक के अनुसार यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस बहुजन समाज को बराबरी और लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी के नेता अपनी पार्टियों को तानाशाही से चला रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्यासे इंसान को पानी का कुआं मिले और वो खुद ही उसमें जहर घोल दे। तो इतनी निराशाजनक तस्वीर खींचने के बाद क्या स्रोत कोई रास्ता भी सुझाता है? क्या इस संकट से निकलने की कोई उम्मीद है? हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो एक साफ रास्ता भी दिखाता है। और उनका मानना है कि समाधान की शुरुआत अंबेडकरवादी दलों के भीतर से ही करनी होगी। और वो रास्ता क्या है? लेखक 3 कदम सुझाते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, सभी अंबेडकरवादी दलों को अपने अंदर लोकतंत्र लाना होगा। अंदरूनी लोकतंत्र? जी, ये नायक पूजा, हाई कमान कल्चर और तानाशाही को पूरी तरह से खत्म करना होगा। पार्टी का हर फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई अंदरूनी सफाई। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है दूरी बनाना। उन्हें उन सभी दलों से राजनीतिक दूरी बनानी होगी जिनका चरित्र तानाशाही वाला है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों। मतलब कोई समझौता नहीं? कोई नहीं। लेखक के मुताबिक लोकतंत्र और तानाशाही का गठबंधन नहीं हो सकता। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम? तीसरा कदम है एकजुट होना। लेखक का सुझाव है कि सभी लोकतांत्रिक अंबेडकरवादी दलों को मिलकर एक लोकतांत्रिक ढंग का महागठबंधन बनाना होगा। एक महागठबंधन? हाँ, जहां कोई एक नेता नहीं बल्कि एक सामूहिक नेतृत्व हो। लेखक इसे ही भारत के लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र तरीका मानते हैं। उनका संदेश साफ है, बिखरी हुई, कमजोर और आपस में लड़ती हुई ताकतें इस बड़ी लड़ाई को नहीं जीत सकती।
उन्हें एकजुट होकर एक लोकतांत्रिक मंच बनाना ही होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने शुरुआत की डॉक्टर अंबेडकर के उस बुनियादी सपने से जो उन्होंने संविधान बनाते समय देखा था। एक आदर्श, एक ऐसा भारत जहां सिर्फ वोट देने की आजादी न हो बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी बराबरी हो। बिल्कुल। और फिर हमने इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के विश्लेषण के जरिए देखा कि आज वो सपना एक गहरे संकट में है। जी। और ये संकट सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि उन राजनीतिक पार्टियों के अंदर से भी है जिन्हें लोकतंत्र का सिपाही होना चाहिए था, जिसमें अम्बेडकरवादी पार्टियां भी शामिल हैं। हाँ। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि संविधान की किताब में लिखे गए लोकतंत्र के महान आदर्श और जमीन पर मौजूद राजनीतिक संस्कृति के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक बहुत बड़ी खाई। और स्रोत के अनुसार पार्टियों के अंदर की तानाशाही, समाज की पुरानी असमानता और नेताओं की भक्ति, ये सब मिलकर इस खाई को और भी गहरा कर रहे हैं। अंबेडकर ने 78 साल पहले जिस विरोधाभास की चेतावनी दी थी वो आज एक भयानक संकट बन चुका है। आज की ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रही है। स्रोत का तर्क है कि जिस समुदाय को लोकतंत्र की सबसे अधिक आवश्यकता है वही अपनी राजनीतिक पार्टियों के जरिए अनजाने में ही सही पर उसकी नींव को कमजोर कर रहा है। जी। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी विरासत के रखवाले ही उसके सबसे बुनियादी सिद्धांतों को भूल जाएं, तो उस विरासत का भविष्य क्या होगा?